हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लेट मी राइट द नेम ऑफ दिस चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये चैप्टर जो है, ये बाकी चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जितने भी चैप्टर है, आई थिंक मेरा क्लास 12th एनसीईआरटी में अगर मुझसे कोई पूछेगा तो ये मेरा फेवरेट चैप्टर है और इसे पढ़ाने में और पढ़ने में दोनों में भी बड़ा मज़ा आता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं और आखिर ये है चैप्टर क्या है और इस चैप्टर में दिया क्या गया, आज मैं इस लेक्चर में बता दे रहा हूँ। फिर उसके एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा जिसमें सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके बता दिया जा रहा है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो इनहेरिटेंस वर्ड आया है और उसका मॉलिक्यूलर बेसिस हमें देखना है, उसका मॉलिक्यूलर बेसिस देखना है इनहेरिटेंस का कि आखिर इनहेरिटेंस क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, पिछले वाला जो चैप्टर था उसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करके जो चैप्टर था, उसमें आपने देखा कि मेंडल नाम के एक मॉन्क ने एक रिसर्च किया और उन्होंने रिसर्च किस पे किया था, पी प्लांट पे उन्होंने रिसर्च किया। और पी प्लांट पे जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने ये बताया कि कैसे कैरेक्टर जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और उसका पैटर्न क्या है और उसको ट्रांसफर करने का जो के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सब्सटेंस थे या फिर जो मॉलिक्यूल थे, उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी कि कौन सी चीज़ है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रही है। ये मेंडल को नहीं पता था और मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1856 से 63 के बीच में किया था, मतलब 6 साल तक उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद पब्लिश की। लेकिन उनको इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता नहीं था और ना ही उनको इस मॉलिक्यूल के बारे में पता था कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि उस टाइम जो टेक्नोलॉजी थी वो उतनी एडवांस नहीं थी। आज की टेक्नोलॉजी पहले से ज़्यादा एडवांस है और हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में पहले से ज़्यादा जानकारी है। अब उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम उन्होंने क्या वर्ड दिया, जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करने वाला जो सब्सटेंस था, जो भी चीज़ थी, उसको उन्होंने फैक्टर वर्ड दे दिया, जिसके बारे में लगातार रिसर्च हुई कि आखिर ये फैक्टर है क्या, ये फैक्टर कौन सी चीज़ है, सेल के अंदर पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है। तो लगातार उस पर रिसर्च हुए, लोगों को अलग अलग बायोमॉलिक्यूल्स मिले। कार्बोहाइड्रेट लोगों ने आइसोलेट किया, बाद में सेल से कार्बोहाइड्रेट को आइसोलेट किया, फिर आपके लिपिड को आइसोलेट किया गया, आपके प्रोटीन को आइसोलेट किया गया, इन सारी चीजों को। उसके बाद आपका न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया गया और ये सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये बात थी करीब 1869 में। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रेडरिक मिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर से, न्यूक्लियस में से एक केमिकल को, एक सब्सटेंस या मॉलिक्यूल ढूंढा जिसमें सल्फर नहीं था। सल्फर ना होने की वजह से उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये तो प्रोटीन तो नहीं है, बट उसमें क्या था, फास्फोरस था। तो एक ऐसा सब्सटेंस उन्होंने ढूंढा जिसमें सल्फर नहीं था, फास्फोरस था और वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा था। ये अलग टाइप का एक मॉलिक्यूल है, तो उन्होंने उसका नाम न्यूक्लिन दे दिया क्योंकि ये कहाँ पे पाया गया, न्यूक्लियस में पाया गया। फिर बाद में जब इसका नेचर पता चला कि ये एक एसिड है तो इसको न्यूक्लिक एसिड कह दिया गया। इसके इनहेरिटेंस का पैटर्न तो मेंडल ने बता दिया, बट वो फैक्टर क्या है, वो कौन सी चीज़ है जो इसको ट्रांसफर कर रही है, उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाए। बट उन्होंने पैटर्न को समझाया कि इस तरह से कैरेक्टर जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, इस पैटर्न में उनका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना है। अब बाद में ये सारी चीज़ें पता चली, न्यूक्लिन है और ये न्यूक्लिन बाद में इसका नाम न्यूक्लिक एसिड कर दिया गया। अब न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं हमें यही पढ़ना है। क्लास 11th में भी आपने थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा होगा और आपने ये देखा होगा कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं, एक लंबी सी चेन बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं और वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है आप उनको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं क्योंकि ये नेचुरली एसिडिक नेचर के होते हैं, इनका नेचर जो होता है वो एसिड होता है। अब ये न्यूक्लिक एसिड अगर हम देखें कितने टाइप के होते हैं, जो हमें पढ़ना है कितने टाइप के पढ़ना है, हमें यही पढ़ना है कि यहाँ पे दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड है। एक आपका डीएनए, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। हालांकि उस टाइम तो
किसी को पता नहीं था कि ये जेनेटिक मटेरियल है, वो तो 1953 में लोगों को जाके पता चला। बहुत सारे रिसर्च हुए इस पे और 1953 में लोगों को ये पता चल गया कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। और आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड दूसरा उनको मिला, आरएनए ये भी जेनेटिक मटेरियल होता है, बट इन सम वायरसेस, नॉट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये जेनेटिक मटेरियल का काम सब में नहीं। आरएनए जो होते हैं या तो ये मैसेंजर होंगे, ये कैरियर का भी काम करते हैं, जैसे ट्रांसफर आरएनए, जिसके बारे में बताऊंगा कि कितने टाइप के आरएनए होते हैं। तो उसमें से एक जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो कैरियर का काम करता है। कुछ स्ट्रक्चरल होंगे, जैसे कि कुछ राइबोसोम को बनाने में हेल्प करेंगे, और कुछ आरएनए ऐसे भी होते हैं जो एज ए एंजाइम काम करते हैं, जिनको हम राइबोजाइम कह सकते हैं। जब हम आगे बात करेंगे कि जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, तो शुरू में जो डीएनए होता है ना, वो हेट्रोजिनस और न्यूक्लियर टाइप का आरएनए बनाता है, जिसमें फंक्शनल नॉन फंक्शनल दोनों पार्ट होते हैं। तो वहां पे जो एंजाइम कट करने का काम करेगा, उसको वहां पे स्प्लाइसिंग का काम करेगा, या जो एंजाइम यूज होगा वो एंजाइम एक्चुअली आरएनए का होगा। तो कुछ आरएनए जो होते हैं वो राइबोजाइम होते हैं, मतलब एंजाइम का काम करते हैं, वो एंजाइम का काम करते हैं। ओके, तो आरएनए डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जिसके बारे में बहुत सारे रिसर्च हुए। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल उन्होंने दिया। उसके बाद एवरी मैकलियोड और मैकार्डी नाम के साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च किया। फिर उसके बाद हर्शी एंड चेज नाम के दो साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च करके लास्ट में फाइनल उन्होंने मुहर लगा दी कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, बट इन सम आरएनएस इट इज आल्सो वायरसेस, आरएनए इज वर्किंग एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली डीएनए के बारे में। अगला लेक्चर मेरा डीएनए के बारे में ही होगा। बस इस लेक्चर में शॉर्ट में सारी चीजों को बताना चाहता हूं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। ओके, दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, डीएनए को समझने के बाद हम क्या देखेंगे कि जो डीएनए है उसकी एक्चुअली लेंथ जो होती है ना, वो होती है 2.2 मीटर। अब 2.25 मीटर लंबा डीएनए और एक सेल जो लगभग 15 से 25 माइक्रोमीटर की साइज की एक सेल है, उसके अंदर इतना लंबा डीएनए कैसे आएगा? तो इसको किस तरह से इनकी पैकेजिंग की जाएगी? तो सेकंड जो होगा, हम ये देखेंगे कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। डीएनए, इतना लंबा डीएनए किस तरह से एक छोटे से सेल के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से फिक्स कर दिया गया, और इस प्रॉपर वे में फिक्स किया गया कि जब जरूरत पड़ती है तो उसको अनकॉइल कर लेते हैं, फिर उसको कॉइल कर देते हैं। कभी क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, कभी थ्रेड की तरह से क्रोमैटिन बन जाता है। तो इन सारी चीजों को भी हम देखेंगे, किस तरह वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ, जो कि एक बेसिक नेचर का प्रोटीन है, उसके साथ मिलके वो डीएनए की पैकेजिंग करता है। ओके, नेक्स्ट, डीएनए किस तरह से फंक्शन करता है उसको भी हमें समझना है। डीएनए का देखो, डीएनए का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमें ये मालूम है कि डीएनए कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। दिस इज द सब्सटेंस व्हिच कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन डीएनए किस तरह से कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, इसके बारे में भी रिसर्च हुआ। वॉटसन और क्रिक जैसे साइंटिस्ट ने लगातार इस पे काम किया, उनको नोबेल प्राइज भी मिला, और उन्होंने ये बताया कि डीएनए कैसे काम करता है। तो उन्होंने बताया कि डीएनए जो होता है पहले आरएनए को प्रोड्यूस करता है, आरएनए को बनाता है। आरएनए से पहले से नहीं होते, डीएनए अपनी कॉपी को बनाता है, आरएनए की फॉर्म में बनाता है। अब ये आरएनए प्रोटीन को बनाते हैं, ये कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। लेकिन कभी कभी डीएनए खुद को बनाते हैं, डीएनए से डीएनए भी बनते हैं। तो पहले जब डीएनए से डीएनए बनेगा, हम उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए अपने आप को डबल करने की एबिलिटी रखते हैं। ये वो सब्सटेंस है, देखो बड़ा ही फैसिनेटिंग बायोमोलिक्यूल है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में आप जितना पढ़ेंगे आपको ये इंटरेस्ट देता रहेगा, आपको समझ में आएगा कि आखिर इस डीएनए के अंदर क्या क्या है। आपके पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, सारी चीजें, आपकी हेयर कलर कैसे होना है, आपकी आइज कलर कैसे होनी है, आपकी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स है उनका शेप एंड स्ट्रक्चर कैसा होना है, ये सारी चीज डीएनए डिसाइड करेगा। डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए अपने आप को डबल भी करता है। और पहले तो हम डीएनए रेप्लिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम देखेंगे जब डीएनए आरएनए को बनाता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन थी, डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई और उसने सारी इंफॉर्मेशन को उस कॉपी में डाल दिया। तो उससे क्या बने? कॉपी क्या बने? कॉपी बने आपके आरएनए,
तो ये आरएनए हो गया, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से आरएनए बनाया गया। अब कितने टाइप के आरएनए बने हम आगे पढ़ेंगे, जब मैं आरएनए के बारे में पढ़ाऊंगा कि हमें पता चला कि 3 टाइप के आरएनए बने। एक ऐसे आरएनए जो मैसेज को कैरी करते हैं, डीएनए वाले मैसेज को कैरी करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मैसेंजर आरएनए। एक होता है दूसरा फंक्शनल आरएनए होता है जिसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। ये स्पेशली अमीनो एसिड को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। और उसके बाद एक स्ट्रक्चरल आरएनए होता है जो स्पेशली क्या बनाता है, राइबोसोम को बनाता है, राइबोसोम की यूनिट्स को बनाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो राइबोसोम होता है ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। ऑलमोस्ट 50-50% रेशियो होता है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का। और वो न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, राइबोसोमल आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड वाला आरएनए जो होता है वो। ओके, अब हम उसके बाद देखेंगे रेप्लिकेशन। हम समझेंगे पहले कि डीएनए ने अपने आप को डबल कैसे किया, फिर डीएनए ने अपनी कॉपी कैसे बनाई, उसको हमने ट्रांसक्रिप्शन का। फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसी के अकॉर्डिंग क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना। आरएनए जाएगा, कहेगा कि देखिए डीएनए ने ऐसे ऐसे कहा है, इस तरीके का प्रोटीन बनाना है, एकदम से वैसा प्रोटीन बना दो। तो डीएनए की जो इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, आरएनए की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन को बनाना, ये कहलाता है ट्रांसलेशन। प्रोटीन को तैयार करना ये कहलाता है ट्रांसलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक बार आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 100%, फिर आप जिस तरीके से आप जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर से सॉल्व करना चाहते हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई आपको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद आपका होगा ट्रांसलेशन, ठीक है। और ये ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि किस तरह से आरएनए की इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटीन की फॉर्म में ट्रांसलेट किया गया, जो जेनेटिक कोड होते हैं उसके अकॉर्डिंग। जो डीएनए के पास जेनेटिक कोड थे वो ट्रांसक्राइब हो गए आरएनए की फॉर्म में, उससे प्रोटीन बना। अब उसके बाद क्या होगा कि हमें क्या करना है, प्रोटीन को बनाना है, प्रोटीन का रेगुलेशन भी करना है। ऐसा नहीं कि प्रोटीन बनता चला जाए, हमें उतना ही प्रोटीन बनाना है जितने सेल को जरूरत होती है। हर सेल के पास एबिलिटी होती है ये काम करने की, ये सारे काम हर सेल, क्योंकि हर सेल के पास अपना एक न्यूक्लियस होता है और हर न्यूक्लियस के पास एक्सेप्ट आरबीसी एंड सम सेल्स को छोड़कर सारी जो सेल्स होती है उनके पास एबिलिटी होती है, उनके पास डीएनए होता है, वो आरएनए बना सकती है, वो प्रोटीन्स बना सकती है। उन प्रोटीन जहाँ जहाँ पे जरूरत होगी वो प्रोटीन भेज दिए जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि वो प्रोटीन बनता रहे, उनका रेगुलेशन भी जरूरी है। तो जितना प्रोटीन हमें बनाना है उतना ही बने, कहीं ज्यादा ना हो। कम हो रहा है तो उसको बढ़ा दिया जाए, ज्यादा हो रहा है तो उसको स्पीड कम कर दी जाए। इसके लिए जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन भी जरूरी है। कोई जीन, अब अच्छा जीन क्या होता है ये भी हमें समझना पड़ेगा। जीन वो पार्ट होते हैं डीएनए के जो समझ लो फंक्शनल होते हैं, जिनके पास कोई इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए के फंक्शनल पार्ट को या डीएनए के इंफॉर्मेटिव पार्ट को या डीएनए का वो पार्ट जिसके पास प्रोटीन बनाने की कोई इंफॉर्मेशन हो उसको हम जीन बोलते हैं। तो आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। डीएनए का सारा पार्ट फंक्शनल नहीं होता, उसमें जगह जगह पे फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल पार्ट पाए जाते हैं और उसी को हम जीन बोलते हैं। फंक्शनल वाले को मीन्स जीन इज द स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट आपका इसमें क्या होगा कि जीन कितना प्रोटीन बनाएगा उसको रेगुलेट करना भी जरूरी है। तो रेगुलेशन के लिए हम जो पढ़ेंगे वो एक लैक ओपेरॉन एक एग्जांपल होगा। ये बैक्टीरिया के अंदर देखा जाता है, ये बेस्ट एग्जांपल है। हम लैक ओपेरॉन जैसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जीन किस तरह से रेगुलेट होता है, जीन के फंक्शंस को कैसे रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को और उसके बाद हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को भी समझने की कोशिश। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम बहुत जगहों पे जिसका यूज करके हम रेप केसेस को सॉल्व करते हैं। हम उनसे बहुत सारे दूसरे आपराधिक केसों में हम उनका यूज करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि किसने मर्डर किया, किसने रेप किया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे पता चल जाती है। और ये सारी चीजें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पॉसिबल हो पाई। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें डीएनए के सीक्वेंस को पता करने की कोशिश की, जिसमें डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट को चेक करके इंपॉर्टेंट जीन्स के सीक्वेंस को पता करने की कोशिश की गई कि और डीएनए के अंदर कितने जीन्स है, कितने न्यूक्लियोटाइड्स है और इनका फंक्शन क्या है।
उन सारी चीज़ों को पता करने की कोशिश की गई है, जिससे बहुत सारी बीमारियों पे आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी बीमारियों पे कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और इम्पॉर्टेंट है। वैसे आज मैं कोशिश करता तो मैं दो या तीन लेक्चर भी बना सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा हेल्थ सही नहीं थी मेरी। सुबह में स्टोन की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा पेन था, इसलिए सुबह में मैं कुछ बना नहीं पाया। ओके, तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि हम इस लेक्चर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम इस लेक्चर में इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। मेंडल ने वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो पिछले लेक्चर में था। हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, डीएनए से डीएनए का बनना ट्रांसलेशन, डीएनए की पैकेजिंग, डीएनए का से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद आरएनए का प्रोटीन में प्रोटीन बनाना, आरएनए के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाना, जिसको हम ट्रांसलेशन बोलेंगे। और साथ ही साथ जीन रेगुलेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे और पूरे चैप्टर को अच्छे से समझना है। ओके, आई थिंक कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। मैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।